आज बात करते हैं जापान की, एक ऐसी कहानी जो किसी फिल्म से कम नहीं। कैसे एक देश जो दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने वाला था, अचानक रुक गया। चलिए शुरुआत एक ऐसे नंबर से करते हैं जो होश उड़ा देगा। 248%। जापान आज दुनिया का सबसे ज्यादा कर्जदार देश है। इसका मतलब ये है कि उस पर जितना कर्ज है वो उसकी पूरी इकोनॉमी से लगभग 2.5 गुना ज्यादा है। असल में ये कहानी है एक देश की दो तस्वीरों की। एक तरफ है 80 के दशक का वो जापान जिसे कोई रोक नहीं सकता था, एक आर्थिक चमत्कार, और दूसरी तरफ है आज का जापान जो एक गहरे आर्थिक ठहराव से जूझ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि ये चमत्कार एक तबाही में कैसे बदल गया? आखिर ऐसा क्या हुआ? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा, दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के ठीक बाद। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान पूरी तरह तबाह हो चुका था। अर्थव्यवस्था जमीन पर थी, लोग भूखे मर रहे थे और अमेरिका को एक डर सता रहा था, कहीं जापान कम्युनिज्म की तरफ न चला जाए। अगर ऐसा होता तो एशिया में सोवियत यूनियन को एक बहुत बड़ा साथी मिल जाता। तो अमेरिका ने कैपिटलिज्म का एक केस स्टडी बनाने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने एक जबरदस्त 3 सूत्रीय प्लान बनाया जापान को फिर से खड़ा करने के लिए। और ये प्लान कामयाब रहा, जबरदस्त कामयाब। सिर्फ 20 सालों के अंदर जापान की इकोनॉमी ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि उसने जर्मनी, यूके और फ्रांस जैसी बड़ी बड़ी ताकतों को भी पीछे छोड़ दिया। अब 1980 के दशक तक आते आते जापान की ये कामयाबी इतनी बड़ी हो गई कि वो अपने बनाने वाले यानी अमेरिका के लिए ही एक खतरा बन गई। सोचिए जरा, जापानी कंपनियां अमेरिकी कंपनियों को उन्हीं के घर में मात दे रही थीं। कारों से लेकर सेमीकंडक्टर तक हर जगह उनका दबदबा था। अमेरिकी कार मार्केट का लगभग 23% हिस्सा जापानी कारों के कब्जे में था। तो जवाब में अमेरिकी नेताओं ने जापान पर दबाव डाला और उनसे प्लाजा अकॉर्ड साइन करवाया। ये असल में अमेरिकी डॉलर को जापानी येन के मुकाबले कमजोर करने का एक तरीका था, एक ऐसा कदम जिसने जापान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। इस समझौते का असर फौरन और बहुत ही नाटकीय था। येन की कीमत लगभग दोगुनी हो गई। रातों रात जापान का एक्सपोर्ट में जो कॉस्ट का फायदा था वो खत्म हो गया। अब अपनी इकोनॉमी को बचाने की एक बेताब कोशिश में बैंक ऑफ जापान ने ब्याज दरें 5% से घटाकर सिर्फ 2.5% कर दी। सोचा ये गया था कि सस्ता कर्ज मिलेगा तो कंपनियां टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगी और ज्यादा एफिशिएंट बनेंगी। लेकिन यहाँ कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। कंपनियों ने वो पैसा टेक्नोलॉजी में नहीं लगाया, बल्कि उसे स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट में झोंक दिया। और यहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा इकोनॉमिक बबल। आखिरकार जापानी सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि उन्होंने एक दैत्य को जन्म दे दिया है और घबराहट में उन्होंने अचानक ब्याज दरें बढ़ाकर 6% कर दी और बस पूरा बबल फट गया। ये क्रैश कितना बड़ा था इसका अंदाजा इस बात से लगाइए, 1989 तक जापान की पूरी जमीन की कीमत अमेरिका की पूरी जमीन से 4 गुना ज्यादा आंकी गई थी। जब ये बबल फटा तो रियल एस्टेट जैसी चीजों की कीमतें 50 से 70% तक गिर गईं। नतीजा, निसान और सोनी जैसी जापान की बड़ी बड़ी कंपनियां जो कभी दुनिया पर राज करती थी अरबों डॉलर के कर्ज में डूब गईं। उनकी संपत्ति अचानक कौड़ियों के भाव की हो गई। और यहीं पर जापान ने सबसे बड़ी गलती की। एक हेल्दी इकोनॉमी में ऐसी कंपनियों को फेल हो जाने दिया जाता है, लेकिन जापान की सरकार ने उन्हें बचाने का फैसला किया और इसी से जन्म हुआ ज़ॉम्बी कंपनियों का। और ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं थी। 2000 के दशक की शुरुआत तक एक अनुमान के मुताबिक जापान की लगभग 30% कंपनियां ज़ॉम्बी बन चुकी थीं। इस ज़ॉम्बी इकोनॉमी ने सिर्फ मंदी नहीं लाई, इसने जापान को कुछ ऐसी गहरी और लंबी चलने वाली मुश्किलें दी जिनका असर आज भी दिखता है। चलिए देखते हैं कि वो क्या थी। तो इन ज़ॉम्बी कंपनियों ने 3 बड़े श्राप दिए। पहला, इनोवेशन रुक गया। दूसरा, कीमतें और सैलरी बढ़नी बंद हो गई। और तीसरा, एक पूरी की पूरी लॉस्ट जनरेशन यानी खोई हुई पीढ़ी तैयार हो गई। मौकों की इसी कमी ने एक आर्थिक संकट को एक सामाजिक संकट में बदल दिया। जब एक पूरी पीढ़ी को ढंग का काम नहीं मिला तो शादियां कम हुई, बच्चे कम हुए और इसने जापान के जनसंख्या संकट को और गहरा कर दिया। तो सबसे जरूरी बात यह है कि एक इकोनॉमिक क्राइसिस एक पॉपुलेशन क्राइसिस बन गया।
जापान में हर साल जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या अब उस लेवल से भी काफ़ी नीचे चली गई है जो देश को चलाने के लिए ज़रूरी है। ये देश के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो फिर जापान के इन खोए हुए दशकों से क्या सीखा जा सकता है? 3 बातें साफ हैं। पहला, जो कंपनियां काम नहीं कर रही उन्हें खत्म हो जाने दें। दूसरा, कभी भी सिर्फ एक ट्रेडिंग पार्टनर पर निर्भर ना रहें। और तीसरा, अपनी आबादी को हुनरमंद बनाएं। और ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर छोड़ जाता है। जापान की कहानी एक बहुत बड़ी चेतावनी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या दुनिया इस चेतावनी से कुछ सीख रही है?